Hello everyone, welcome back. I hope you have seen my previous videos that were on pre-independence period ranging from 1600 to 1871, and the next video was from post 1871. So this is the continuation of this the previous videos, which is the long run consequences of the colonial institutions, the Britishers, and this mainly covers the land tenure system, that was the zamindari, rutwari and mahalwari system. So let's start the video. So as we all know कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डिस्पैरिटीज. सो अलग अलग रीजन्स में इंडिया के देर वर अलग अलग इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स होते थे. वो वैरी करते थे कंसिडरेबली अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. सो कॉलोनियल रूल के टाइम पे जो इंडिया था उसने क्या एक्सपीरियंस किया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन. इकोनॉमिक पॉलिसीज एक्सप्लॉयट हो गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव्स बिल्कुल एक्सप्लॉयटेड थे जो कुछ एक रीजन को फेवर करते थे. दे फेवर्ड सर्टेन रीजन्स ऑफ द सोसाइटी, जिससे जो वेल्थ थी वो बहुत कंसंट्रेटेड थी, कुछ लोगों के पास थी, और बाकी जो लोग थे वो बहुत निग्लेक्ट हो रहे थे. सो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज था उस टाइम पे. जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, उसमें भी इकोनॉमिक और सोशल गैप्स थे अलग अलग रीजन्स में. सो दिस हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज की वजह से जो कॉलोनिज्म इन्फ्लुएंस हुआ, उसका लिगेसी पोस्ट इंडिपेंडेंट पॉलिसीज पे भी पड़ा था और गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स पे भी पड़ा था. इससे कुछ रीजन्स के पास बेटर इंस्टीट्यूशंस आए और बेटर रिसोर्सेज आए, वाइल जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स थे उन्हें फिर स्ट्रगल करना पड़ा बाद में भी टू कैच अप विद द मोर इन्फ्लुएंशियल पीपल. सो इंडिया का जो कॉलोनियल पास था उसने बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ थी, उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया टू लार्ज एंड परसिस्टेंट इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स में, जिससे जो इकोनॉमिक आउटकम्स थे और रीजनल डिस्पैरिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा हिंडर हुए. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग फर्दर, हमको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है दैट वाई शुड द हिस्ट्री मैटर. हमें जानना है कि हिस्ट्री ज़रूरी क्यों है जानने. सो जो इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टमेंट्स थे, दे आर अ क्रूशल फैक्टर अंडरस्टैंड करने में कि क्या वेरिएशंस आए हैं इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट में अक्रॉस रीजन्स. अलग अलग रीजन्स में इंडिया के अलग अलग इम्पैक्ट हुआ है ऑन इन्वेस्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस में. सो व्हाट आर इंस्टीट्यूशंस? इंस्टीट्यूशंस मतलब जो फॉर्मल और इनफॉर्मल रूल्स है जो चेंज हुए हैं, रेगुलेशंस, और कैसे ऑर्गेनाइजेशंस शेप करता है इकोनॉमिक और सोशल इंटरेक्शन को विद इन अ सोसाइटी. तो उसमें क्या चेंजेस आए हैं. कुछ एरियाज के बेटर इंस्टीट्यूशंस है कंपेयर टू कुछ एरियाज जिसमें अभी भी दे आर नॉट बेटर ऑफ इन द प्रेजेंट. सो इंडिया के कॉन्सेप्ट में जिस रीजन्स ने बेटर एंड स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस इनहेरिट करे हैं, जैसे कि उनका गवर्नेंस अच्छा है और उनका लीगल फ्रेमवर्क बहुत रॉबस्ट है, बहुत अच्छा चल रहा है, और इंक्लूसिव पॉलिसीज हैं, उनको ग्रेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिली है और उनका ह्यूमन वेलबींग भी अच्छा हुआ है, कंपेयर टू दोज इंस्टीट्यूशंस जिसका पास्ट में भी अच्छा नहीं था, जिसमें करप्शन था, इनइक्वालिटी था, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज था, अपॉर्चुनिटीज भी अच्छे नहीं थे. उनको दे कंटिन्यू टू फेस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अभी भी इन द प्रेजेंट. सो दीज इंस्टीट्यूशंस परपेचुएट अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी आया उनके पास, हिंडर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और ह्यूमन डेवलपमेंट भी बहुत इम्पीड हुई. सो वाइल कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ इनिशियल इनइक्वालिटीज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ही मैटर नहीं करती, और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. जैसे स्टडीज सच एज, कुछ एक स्कॉलर्स है जिन्होंने स्टडी किया लाइक नून एंड असीमोग्लू ने, उन्होंने सजेस्ट किया कि इनिशियल पॉलिटिकल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो सकती है दैन इनिशियल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से, जिससे अलग अलग इकोनॉमिक आउटकम्स आए. फॉर एग्जाम्पल, जो रीजन है एक कोलंबिया में, उसमें इनिशियल पॉलिटिकल इनइक्वालिटी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था ऑन लेटर इकोनॉमिक आउटपुट से कंपेयर टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. तो ये क्या हाईलाइट करता है
कि सिग्निफिकेंस है ऑफ इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो ब्रॉडर पार्टिसिपेशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सपोर्ट करते हैं फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो दैट्स वाई हिस्ट्री हमारे लिए मैटर करती है, सो दैट वी कंपेयर कि फॉर एग्जाम्पल कि अब इंस्टीट्यूशंस और जो तब इंस्टीट्यूशंस थे उनमें क्या डिफरेंस आया है, वेदर दे आर बेटर ऑफ अभी या पहले ज़्यादा बेटर ऑफ थे, और अगर अभी वो लोग अच्छे हैं तो हम उन्हें और अच्छा कैसे कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज ऑन स्लेवरी. तो अलग अलग रिसर्चर्स के अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग स्टेटमेंट्स है जो उन्होंने दिए हैं ऑन हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च वर्क्स. तो रिसर्च बाय नून, उन्होंने क्या रिसर्च दिया है, एंड रिसर्च फॉर नून फॉर यूएस और ब्रुन गैलारो इन लैटिन अमेरिका एंड डेल इन बोलीविया एंड पेरू. उन्होंने ये बोला है, उन्होंने सजेस्ट किया है कि जिस एरिया की हिस्ट्री में ज़्यादा स्लेवरी थी, जिसने ज़्यादा सफ़र किया है, जिसका रिलायंस ज़्यादा था ऑन प्लांटेशन या नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन पे, वो लोग और वर्स ऑफ होते गए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक आउटकम्स. नेक्स्ट इज ब्रुन गैलारो 2012 में दे फाउंड आउट कि कुछ एरियाज जिसमें लोअर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था वो दे कैन हिंडर, उनका एबिलिटी हिंडर हुआ टू एडवोकेट फॉर देयर इंटरेस्ट्स, और उनके रिसोर्स एक्सेस वही बहुत ज़्यादा हिंडर हुआ. नेक्स्ट इज नोन फॉर 2008, उन्होंने हाईलाइट किया कि जिस एरियाज में ज़्यादा नंबर ऑफ स्लेव्स थे एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, जो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पावर उस टाइम पे, उनका पुअर क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस था, वीक गवर्नेंस था, लिमिटेड रूल ऑफ लॉ था, क्योंकि सारा जो रूल था वो ब्रिटिशर्स का था उनके पे, जिससे उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिंडर हुई. देन डेल इन 2010 इंडिकेटेड कि जिसमें स्लेवरी, जिस एरिया में स्लेवरी की ज़्यादा हिस्ट्री है उनके पास लोअर लेवल ऑफ पब्लिक गुड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है उस एरिया का, इट फर्दर कंस्ट्रेन देयर डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा लो है. नेक्स्ट इज नन इन 2008, उसने भी सजेस्ट किया सेम ही कि हायर स्लेव एक्सपोर्टेशन हिस्ट्री की वजह से ट्रस्ट लेवल जो था कम्युनिटीज़ की बीच में वो बहुत लो हो गया, नेगेटिव सोशल इम्प्लीकेशंस आने लग गए, सोसाइटी में नेगेटिविटी हो गई, एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी बहुत नेगेटिव हुए. देन न्यून एंड प्यूगा इन 2012 उन्होंने भी बताया कि अफ्रीका के कुछ रीजन्स जो प्रोटेक्टिव थे स्लेव एरिया से ड्यू टू नेचुरल बैरियर्स, उनको बेटर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ मिला डिस्पाइट जोग्राफिक डिसएडवांटेज के, कंपेयर टू दोज एरियाज जो स्लेवरी में ज़्यादा थे. सो ओवरऑल ये प्रेजेंस ऑफ स्लेवरी पे डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी, इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस कैसी थी, और उसका कितना लार्ज इम्पैक्ट हुआ ऑन इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ द affected areas comparatively. So next is the governance and property rights. So first thing is the scholar Esimoglu in 2001 he found out a positive correlation between better property rights protection है तो हायर पर कैपिटा जीडीपी होगी, जो इंडिकेट करता है कि इम्पोर्टेंस क्या है ऑफ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है. सो द क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग उसके प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है बाय हिस्टोरिकल पैटर्न्स. क्या था कॉलोनियल सेटलमेंट में, जिसके पास ज़्यादा कॉलोनियल पावर्स थी, उसमें इंस्टीट्यूशंस जनरली बेटर थे. बर्गर ऑब्जर्व्ड इन 2009 कि जैसे प्लेसेस ऑफ नाइजीरिया जिस पे ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक कैपेबिलिटीज़ थी, ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा अच्छी थी ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, उनमें बेटर गवर्नेंस देखने को मिला. दे कंटिन्यू टू एग्जिबिट बेटर गवर्नेंस इन पोस्ट कॉलोनियल भी, हाईलाइटिंग कि लास्टिंग इम्पैक्ट था किसका, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस का. ऑल्सो स्टडीज हैव शोन कि जो रीजन्स इनडायरेक्ट कॉलोनियल रूल में थे, जो नेटिव रूल्स रिलेटिंग ऑटोनॉमी थी,
उनमें बेटर लॉन्ग टर्म आउटकम्स आ रहे थे ड्यू टू द, क्योंकि उनके प्रिजर्व हो रहे थे लोकल इंस्टीट्यूशंस और नॉलेज प्रिजर्व थी. नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंडिया, जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स थे ऑफ कॉलोनियल सेटलमेंट के, जैसे ब्यूरोक्रेटिक डेवलपमेंट थी एंड फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियल रूल, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया टू द वेरिएशंस जो आए इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी में, प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन में, जिसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट रीजन. सो नाउ वील सी इंडिया के बारे में. सो इंडिया में जो स्ट्रॉन्ग क्रॉस कंट्री रिलेशनशिप हमने देखा बिटवीन द प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन और इनकम पर कैपिटा, दैट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द लास्ट स्लाइड, वो इंडिया को यूनिफॉर्मली होल्ड नहीं करता, क्योंकि इंडिया में इकोनॉमिक आउटकम्स को लेके बहुत ज़्यादा वेरिएशंस थे. देयर वर सिग्निफिकेंट वेरिएशंस. तो जो रीजनल वेरिएशंस हुए थे इन द नेचर ऑफ कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस में, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया की जो वाइड डिस्पैरिटीज थी वो शो करता है. अब इंस्टीट्यूशंस सच एज जो लैंड टेन्योर सिस्टम था, जो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे, वो बहुत ज़्यादा वैरीड था कंसिडरेबली ब्रिटिश इंडिया के थ्रू आउट, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ ऑन द प्रॉपर्टी राइट्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे. बोथ इनडायरेक्ट रूल और डायरेक्ट कॉलोनियल रूल बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हुआ, जो डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया में, उससे भी वेरिएशंस आए ऑन एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस पे, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल रहा ऑन द क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो थे और इकोनॉमिक आउटकम्स क्या थे. ऑल्सो देर आर रीजनल वेरिएशंस किस पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. तो कैसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, प्रेजेंस कैसी है, एब्सेंस क्या है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की, सर्विसेज की, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं किसको, वेलबींग को, और एक रीजन की प्रोडक्टिविटी कैसी है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. सो इन दिस वीडियो वी विल सी कि क्या वेरिएशंस थे इंडिया की इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स पे इन डिटेल, एंड विल शेड लाइट ऑन कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले क्या था हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल और रीजनल फैक्टर्स का, जिसने इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ द कंट्री पे डाइवर्सली कंट्रीब्यूट किया. So let's start with the land tenure system in India. So land revenue या जो land tax होता है, वो बहुत ज़्यादा important source of income है इंडिया के लिए मुगल पीरियड से, if you see. So it constitutes 60% of the total revenue जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने कलेक्ट किया इन 1841 जब कॉलोनियल रूल था. सो लैंड टेन्योर सिस्टम ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, उसके बहुत ज़्यादा डिफरेंट अरेंजमेंट्स थे, अलग अलग तरीके से वो लोग कलेक्ट करते थे. एक सिस्टम था उस टाइम पे वाज लैंडलॉर्ड सिस्टम, या जिसको ज़मींदारी सिस्टम भी बोलते हैं. नेक्स्ट वाज रियोतवारी सिस्टम, अनदर वाज महलवारी सिस्टम. So Mehelwari system was also known as village-based system, and Ryotwari was called the individual cultivator-based system. और जो हमारा लैंडलॉर्ड ज़मींदारी सिस्टम होता है उसको हम लैंडलॉर्ड सिस्टम, लैंडलॉर्ड बेस्ड सिस्टम भी बोलते हैं. वील सी all these three system now in detail. So this slide is regarding कि जो लैंड रेवेन्यू था उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम था इंडिया के लिए, और जो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन आया उस टाइम पे उसने बहुत ज़्यादा लैंड टेन्योर सिस्टम, अलग वेरियस लैंड टेन्योर सिस्टम्स इम्प्लीमेंट कर दिए टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम कल्टिवेटर्स से, इंक्लूडिंग लैंडलॉर्ड बेस्ड, कल्टिवेटर बेस्ड और विलेज बेस्ड सिस्टम से. उन्होंने अपने हिसाब से जो रूल्स थे, जो टेन्योर सिस्टम था, उसे चेंज कर दिया. सो फर्स्ट इज द जमींदारी सिस्टम, जिसको लैंडलॉर्ड सिस्टम भी बोलते हैं. सो अंडर दिस लैंडलॉर्ड बेस्ड सिस्टम जो लैंड टेन्योर था, जो लैंडलॉर्ड्स थे, प्रॉपर्टी राइट्स जो था लैंड का वो उन्हीं के पास था, लैंडलॉर्ड्स के पास था. और लैंडलॉर्ड्स, उनके पास अथॉरिटी थी टू सेट द रेवेन्यू टर्म्स फॉर पीजेंट्स जो कल्टीवेट करते हैं उनके लैंड पे, आई मीन द फार्मर्स जो उनके लैंड पे वर्क करते, और उनके पास फुल अथॉरिटी थी उनको निकाल देने की इफ़ दे फेल टू पे देयर ड्यूज. ठीक है. सो
आफ्टर दे फुलफिल द ब्रिटिश रेवेन्यू डिमांड, जो बचा कुचा रेवेन्यू होता था वो लैंडलॉर्ड के पास आता था, और जो रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स थे वो ट्रेडेड होते थे थ्रू बाइंग और सेलिंग से। सो दिस टाइप ऑफ रेवेन्यू सिस्टम ये बहुत ज़्यादा कहाँ इस्टेब्लिश हुआ? बंगाल में, बिहार, उड़ीसा और सेंट्रल प्रोविंसेस में, जिसको अभी हम बोलते हैं मध्य प्रदेश में, और कुछ पार्ट ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसको अभी हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। और नेचर जो था इनका ऑफ द लैंडलॉर्ड और ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो वैरी हो सकता था। जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो दो टाइप से थे, या तो टेम्परेरली हो सकते थे या तो फिक्स्ड परमानेंट सेटलमेंट थी। सो परमानेंट सेटलमेंट में जो रेवेन्यू कमिटमेंट्स थी, जो पैसा उन्हें देना था ब्रिटिशर्स को, वो फिक्स था, वो अनचेंज्ड था, वो उन्हें उतना ही अमाउंट देना था। बट टेम्परेरी सेटलमेंट के अंदर रेवेन्यू कुछ टाइम के लिए फिक्स था, बट उसके बाद वो रिवाइज हो सकता था, वो कम ज़्यादा हो सकता था अकॉर्डिंग टू द क्या ब्रिटिशर्स डिमांड कर रहे हैं। सो ओवरऑल लैंडलॉर्ड बेस्ड सिस्टम में हमने क्या देखा कि जो सारे राइट्स थे वो लैंडलॉर्ड के थे, लैंडलॉर्ड के अंडर लैंड था, उसी का लैंड था, बट जो फार्मर्स वहाँ वर्क कर रहे थे उन्हें पे करना था लैंडलॉर्ड को, और फिर वो आगे ब्रिटिशर्स को पे करते, और जो बचा हुआ कुछ रेवेन्यू था ब्रिटिशर्स से दिया हुआ, वो लैंडलॉर्ड की अपनी कमाई होती थी। सो अंडर द रियोतवरी सिस्टम और महलवारी हम लोग दोनों इकट्ठा देखेंगे। सो रियोतवरी सिस्टम में लैंड जो था उसका एक सर्वे कंडक्ट होता था, एक्सटेंसिव सर्वे वाज कंडक्टेड, और राइट्स जो थे लैंड के उसका एक डिटेल्ड रिकॉर्ड बनता था। सो लीगल राइट्स जो थे वो कल्टिवेटर्स को मिलते थे, प्रोवाइडिंग देम विद द ओनरशिप राइट्स ऑल्सो ओवर द लैंड जो उन्होंने कल्टिवेट किया। सारे राइट्स कल्टीवेटर को दे दिए जाते थे। सो जो रेवेन्यू कमिटमेंट था रियोतवरी सिस्टम का वो फिक्स्ड नहीं होता था, बट इंस्टेड वो कैसे कैलकुलेट होता था, ऑफ द किस प्लेस टू प्लेस पे डिपेंड करता था ऑन अदर फैक्टर्स ऑल्सो, जैसे कि सॉइल का टाइप कैसा है, और वो पीरियोडिकली एडजस्ट होता था अकॉर्डिंग कि किस चीज़ पे चेंजेस इन द लैंड प्रोडक्टिविटी में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, उस हिसाब से रेवेन्यू चेंज होता जाता था। द ब्रिटिशर्स यूज टू चेंज द रेवेन्यू, रेवेन्यू फिक्स्ड नहीं रहता था। बट इन कंट्रास्ट जो हमारा महलवरी सिस्टम है उसमें जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसको दी जाती थी? दे वर जॉइंटली ओन्ड बाय द विलेज, पूरे विलेज बॉडी को दी जाती थी। इट वैरीड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऑल्सो कुछ केसेस में इन द महलवारी सिस्टम जो लैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो एक फिक्स्ड शेयर ऑफ मेंबर्स को मिलती थी, जो कुड बी बेस्ड ऑन द एंसेस्टर्स या एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो छोटा पार्ट जो होता था लैंड का वो हर एक इंसान को मिलता था इन द विलेज। एडिशनली जो रेट्स थे रेवेन्यू के दे वर बेस्ड ऑन द फैक्टर्स, जैसे कि सॉइल क्वालिटी कैसी है, इरिगेशन कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ मेन्योर कैसा है, एंड इवन जो टेनेंट है जिसके पास वो लैंड है, वो एरिया ऑफ लैंड, उसका कास्ट क्या है, कास्ट बेसिस पे भी होता था। सो ओवरऑल क्या देखा हमने, रियोतवरी सिस्टम में लीगल टाइटल्स जो थे वो इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स को मिले, बट वेयर एज महलवारी सिस्टम में विलेज बॉडी को मिले, और वो विलेज बॉडी जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होती थी फॉर रेवेन्यू कलेक्शन जो उनको ब्रिटिशर्स को देना होता था, एंड विच वर डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स जैसे कि हमने अभी देखे। सो नेक्स्ट इज व्हाट डिटरमाइंड द चॉइस ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट था लैंड रेवेन्यू सिस्टम का वो क्यों आया कॉलोनियल इंडिया में? क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको ये दिखा कि जो अगर हम लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं तो इट विल इंश्योर अ लार्ज और स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम होगा वो ब्रिटिशर्स उनके लिए। सो इससे उनके लिए एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया, और उन्हें बिना ही कुछ करे दे जनरेटेड सफिशिएंट इनकम उनके एडमिनिस्ट्रेशन वर्किंग के लिए। सो ये ऑल्सो इन्फ्लुएंस किया और उसने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इन द चॉइस ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जैसे सर थॉमस मुनरो थे उस टाइम पे,
इन मद्रास प्रेसिडेंसी, और फॉर रोथवेरी सिस्टम उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद लॉर्ड एल्फिंस्टोन थे, जिसने मुनरोज का जो व्यूज थे लैंड टेन्योर पे उसे सपोर्ट किया और उसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ऐसे जो अलग अलग एरियाज में अलग अलग ब्रिटिश ने कैप्चर किया हुआ था, उसमें से वो लोग इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने अपने एरियाज में भी उसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, वो उनका भी प्रेफरेंस बन गया। अनदर थिंग इज कि पॉलिटिकल इवेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, जैसे कि औध, व्हेन औध एनेक्स हुआ इन 1856, जब उसे कैप्चर किया गया, एंड इट बिकेम अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, जो द एग्जिस्टिंग विलेज बेस्ड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ यूपी वो भी इम्प्लीमेंट किया गया इन औध एज वेल। हाउएवर, जब अपराइजिंग हुआ 1857 में, तो उन्होंने रियलाइज किया जो लैंडलॉर्ड बेस्ड फॉर्म ऑफ रेवेन्यू है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली सूटेबल होगा उस एरिया में। तो उस हिसाब से उन्होंने सिचुएशंस देखे और फिर उसे पॉलिटिकली क्या ज़्यादा एडवांटेजेस है, क्या ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, उस हिसाब से अपना चॉइस ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम को चेंज कर दिया, वो उससे इन्फ्लुएंस होते। सो ब्रिटिशर्स के टुक ओवर करने से पहले ही लैंडलॉर्ड क्लास जो था वो ऑलरेडी प्रेजेंट था कुछ एक रीजन्स में इंडिया के। जो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था ये ब्रिटिशर्स के आने से पहले, जब वो आए तो उसको भी इन्फ्लुएंस किया कि हाँ ये अच्छा चॉइस है, ताकि उन्हें कंटिन्यूस इनकम मिलती रहे बिना ही कुछ करे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गए ऑफ डीस्टेबलाइजिंग उनके जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था। उन्हें क्या मेंटेन करना था? स्टेबिलिटी और अपना कंट्रोल मेंटेन करना था ओवर इंडियंस। तो उन्होंने जो प्रिवेलिंग लैंड टेन्योर सिस्टम था उसमें अपने पावर डायनामिक्स ऐड करके उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करके उसे अपने तरीके से सेटअप कर दिया। बट उन्होंने जो सिस्टम था लैंड टेन्योर सिस्टम उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। इट प्लेड अ रोल इन डिटरमाइनिंग जो लाइकलीहुड था ऑफ नॉन लैंडलॉर्ड सिस्टम बीइंग इम्प्लीमेंटेड। जो लैंडलॉर्ड्स बेस्ड सिस्टम था वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ब्रिटिशर्स को, क्योंकि उसमें लेस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रिक्वायरमेंट है और उन्हें अपने ज़्यादा लोग उसमें नहीं डालने पड़ेंगे, और वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट वे है उनको इनकम देने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली लैंडलॉर्ड से इनकम आती है उनको। तो इट रिड्यूसेस द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑन देम। हाउएवर ओवर टाइम उन्होंने रियलाइज किया कि नॉन लैंडलॉर्ड सिस्टम जो है वो डायरेक्टली रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करेगा बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फार्मर्स। तो वो ज़्यादा प्रेफर्ड है, उसमें से लैंडलॉर्ड जो मिडिल मैन है लैंडलॉर्ड वो हट जाएगा। और ये भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स जो ये शिफ्ट हुआ वो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हुआ, जैसे चेंजिंग आइडियोलॉजीज चेंज हुई उनकी, रेवेन्यू जनरेशन और डायरेक्ट कंट्रोल पे उनका अब ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था। इन समरी, तो प्रेजेंस था जो लैंडलॉर्ड क्लास का बिफोर ब्रिटिश रूल, वो उससे वो लोग इन्फ्लुएंस हुए। कुछ टाइम बाद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि लैंडलॉर्ड सिस्टम से ज़्यादा नॉन लैंडलॉर्ड सिस्टम उनके लिए ज़्यादा बेटर ऑफ। नाउ लेट्स सी वाई शुड द जो हमारा हिस्टोरिकल लैंड सिस्टम था वो क्यों ज़रूरी है हमें पढ़ना। जो द टाइप ऑफ लैंड टेन्योर अरेंजमेंट जो था एक रीजन में, उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है किस पे? ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे। तो जो लैंडलॉर्ड बेस्ड सिस्टम था वो एसोसिएट हो सकता है विद हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी जो लैंड ओनरशिप में थी और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में थी, कंपेयर्ड इफ यू कंपेयर इट टू द नॉन लैंडलॉर्ड सिस्टम। तो जो हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी हो रही थी लैंड ओनरशिप में, इट कैन क्रिएट अ पुश किसके लिए? टू लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज आए, ताकि इन फ्यूचर और जो ग्रीवेंसेस है वो सॉल्व हो सके, डिस्पैरिटीज ख़त्म हो सके, और अगर रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड हो सकता है जिससे वेल्थ इनइक्वालिटी रिड्यूस हो सकती है तो वो हो। और ऐसा हुआ भी। पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म पॉलिसीज आई, बहुत सारे अदर मेजर्स आए जो डिफ़र कर रहे थे, और उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया, तो उससे जो वेल्थ डिस्पैरिटीज़ थी वो
वो एड्रेस की गई, मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज लाया गया, इंक्लूडिंग जो लैंड के लिए था। तो द टाइप ऑफ लैंड टेन्योर अरेंजमेंट ये अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को। अगर हाई इनइक्वालिटी है तो वो ऑफन एसोसिएट हो सकती है लैंडलॉर्ड बेस्ड सिस्टम से। और हायर इनइक्वालिटी क्या कर सकता है, इट कैन ड्राइव द एडवोकेसी फॉर लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज ला सकता है। वाइल पोस्ट इंडिपेंडेंस हमें पॉलिसीज लाने की अपॉर्चुनिटी मिली, उन्हें इम्प्लीमेंट करने की हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली और हमने उन्हें इम्प्लीमेंट किया भी। तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज भी हुई और जो बैलेंस था वो मेंटेन रहा और वेलबींग भी हमारी इंक्रीज हुई। सो अदर थिंग इज जो लैंड टेन्योर जो लैंड टेन्योर सिस्टम है वो भी फार्म इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे अगर हम देखते हैं लैंडलॉर्ड सिस्टम की बात, तो लैंडलॉर्ड सिस्टम में लैंडलॉर्ड्स के पास है लैंड होल्ड करने के सारे राइट्स। तो पीजेंट्स को ऑब्वियसली इनसिक्योर फील हो सकता है और वो लेस लाइकली हो सकता है टू इन्वेस्ट इन फार्मिंग। उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिलती, इसलिए वो डिस्करेज हो जाते हैं इन्वेस्ट करने से या अपना प्रोडक्टिविटी अच्छा करने से। ऑन द अदर हैंड जैसे नॉन लैंडलॉर्ड सिस्टम्स में पीजेंट्स के पास है पूरा राइट, तो वो लोग ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, उनके पास एक सेंस ऑफ ओनरशिप रहती है ओवर द लैंड जो वो कल्टिवेट कर रहे हैं। तो उस सिक्योरिटी से वो ज़्यादा विलिंगनेस से काम करेंगे और वो इन्वेस्ट करने का ट्राई करेंगे, उनमें इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का ट्राई करेंगे। तो इससे बेनिफिट्स हो सकते हैं हमारे लैंड को। और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, जो पॉलिटिकल एनर्जीज थी वो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स में लगाई गई, अलग अलग पॉलिसीज़ में लगाई गई, रैदर दैन फोकसिंग ऑन पब्लिक गुड्स प्रोविजन। तो जो ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट था वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन में था। इन ज़्यादा रिसोर्सेज को डाइवर्ट किया गया फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक गुड्स और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया। सो इसमें क्या हमने देखा कि जो लैंड टेन्योर सिस्टम है वो फार्म इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट कर सकता है सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी के वे से, लैंडलॉर्ड में और नॉन लैंडलॉर्ड सिस्टम में। जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, डिफरेंसेस है कॉलोनियल स्टेट के इन रिलेशन टू दैट इफेक्ट कर सकता है। जो प्रायोरिटीज़ थी पोस्ट इंडिपेंडेंस वो चेंज हो गई और उसने इन्फ्लुएंस किया हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को और एलोकेशन ऑफ गुड्स टुवर्ड्स पब्लिक गुड्स प्रोविजन। और नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम। क्या इम्पैक्ट हुआ इससे? सो डिस्ट्रिक्ट है एक मदुरा इन मद्रास प्रेसिडेंसी जो गवर्न हुई लैंडलॉर्ड सिस्टम के अंदर, वाइल डिस्ट्रिक्ट इन तंजौर वो ऑपरेट हुई रियोतवरी सिस्टम के अंदर। तो 1901 में हमने क्या देखा कि मदुरा का हायर राइस यील्ड्स है कंपेयर टू तंजौर। तो इसका एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है कि ये डिफरेंस क्यों आया, क्यों मदौरा में हायर यील्ड हुआ कंपेयर टू तंजौर? क्यों हुआ? क्योंकि लैंडलॉर्ड बेस्ड सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है किसमें, फर्टाइल एरियाज़ में। तो जहाँ पे फर्टाइल लैंड है वो सॉइल को एक्टिवली सपोर्ट कर पाता है। इससे क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ लैंडलॉर्ड बेस्ड सिस्टम इस्टेब्लिश हो सकता है, अच्छा लैंडलॉर्ड बेस्ड सिस्टम। हाउएवर 1982 में दोनों डिस्ट्रिक्ट्स ने ज़्यादा सब्सटैंशियल गेन्स किया प्रोडक्टिविटी में। रिलेटिव रैंकिंग ऑफ राइस यील्ड जो थी वो रिवर्स हो गई, अब वो तंजौर में ज़्यादा हुई और मदुरा में कम हो गई। सो जो शिफ्ट है प्रोडक्टिविटी में उसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं और वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है इन इन्फ्लुएंसिंग द एग्रीकल्चरल आउटकम ओवर टाइम्स। तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? जैसे टेक्नोलॉजी चेंजेस हुए उस टाइम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, गवर्नमेंट ने इंटरवेंशंस करना स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इंप्रूव होने लगे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छे होने लगे और इवन नेचुरल रिसोर्सेज में भी क्या होने लगे, वेरिएशंस होने लगे। सो नेक्स्ट इज कि सिमिलर पैटर्न्स जो थे वो यूपी में भी देखे गए, जो जो अंडर द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड जो लैंडलॉर्ड्स के कंट्रोल में था। सो जो डिस्ट्रिक्ट्स थे जिसका लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लैंड था अंडर द कंट्रोल ऑफ लैंडलॉर्ड्स, उसमें लो व्हीट यील्ड्स होने। सो हाउएवर 1987 के बाद क्या देखा कि जो सिचुएशन है वो रिवर्स हो गई, जिसका हायर वैल्यू था फॉर नॉन लैंडलॉर्ड
उसका लार्जर शेयर ऑफ लैंड नॉट अंडर द लैंडलॉर्ड कंट्रोल उसने आउट परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ वीट यील्ड। तो जो शिफ्ट था इन रिलेटिव वीट यील्ड वो इंडिकेट करता है कैसे इन्फ्लुएंस हुआ ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, जो कि स्टैटिक नहीं था। So next is the consequences of the land tenure system. So during late 1960, एक significant gap आया between landlord based और non landlord based areas में in terms of agricultural investments. तो related to irrigation और fertilizers use कैसा था? So this period also coincided with what the green revolution, और जिसने न्यू हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स जैसे HYV सीड्स क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए, न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की। तो जैसे जैसे इन चीज़ों का अडॉप्शन हो रहा था, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे थे फर्टिलाइजर्स में, इरिगेशन में, तो वैसे वैसे बहुत ज़्यादा पॉलिसी रिफॉर्म्स हो रहे थे, अच्छे रिसोर्सेज लग रहे थे उसमें। सो ऑल्सो जिनके पास ज़्यादा एरियाज ऑफ लैंड था, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनका ध्यान कहाँ था? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड्स। कन्वर्सली जो नॉन लैंडलॉर्ड एरियाज थे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस था, ग्रेटर एम्फोसिस था उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे था और डेवलपमेंट में था। दे वर मोर रिसेप्टिव किसके लिए? टू अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इरिगेशन अच्छा करने के लिए, उनका फर्टिलाइज़र यूसेज अच्छा करने के लिए, कम यूज़ करने के लिए फर्टिलाइजर्स, आई मीन टू इन्हांस द एग्रीकल्चरल यील्ड्स, और उनकी लाइवलीहुड इम्प्रूव करने में था उनका ज़्यादा ध्यान। सो ओवरऑल एज वी सी कि जो कॉलोनियल रूल में लैंडलॉर्ड बेस्ड एरियाज था वो लैक कर गया अवेलेबिलिटी में ऑफ द क्वालिटी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि एजुकेशन कम था उनके टाइम पे, मेडिकल फैसिलिटीज़ कम थी, ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटीज़ बहुत कम थी। तो जो डिस्पैरिटी हो रही थी उसने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल लिटरेसी रेट जो था लैंडलॉर्ड एरियाज़ में, लैंडलॉर्ड बेस्ड एरियाज़ में, ज़मींदारी सिस्टम में, वो बहुत लो रहा इवन एज लेट एज 1991 तक। तो इससे बहुत ज़्यादा गैप आया बिटवीन लैंडलॉर्ड और नॉन लैंडलॉर्ड एरियाज़ में जो उस टाइम पर थे। सो इन समरी आई वुड से कि जो लैंडलॉर्ड बेस्ड एरियाज थे वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए, दे लैग बिहाइंड, क्योंकि उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और रादर जो नॉन लैंडलॉर्ड एरियाज थे उन्होंने ज़्यादा फास्टर ग्रोथ किया। ऑल्सो जो डिस्पैरिटीज़ थी डेवलपमेंट में, पॉलिसी प्रायोरिटीज़ में, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया टू द परसिस्टेंट ऑफ दीज गैप्स, और उन्होंने हिंडर किया द नैरोइंग ऑफ डिवाइड ओवर टाइम। सो दिस वॉज द लैंड टेन्योर सिस्टम जो हमने अभी अभी देखा थ्रू आर slides. So I hope you like the video. If you like the video, please subscribe to my channel. Thank you.